हेलो एवरीबॉडी, वेलकम जी, वेलकम टू द सेशन। हम लोग अपने 5 हेड्स कंप्लीट कर चुके हैं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज और उनके एमसीक्यूज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। और आज अब हम लोग यहाँ पे क्लबिंग ऑफ इनकम के एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक दो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट्स लगभग सारे रिवाइज हो जाएंगे इसके अंदर। जो क्लबिंग ऑफ इनकम है इसके अंदर जो एमसीक्यूज हैं लगभग वो 10 एमसीक्यूज हैं या शायद 11। 124 से लेके 135 के बीच में एमसीक्यूज दिए हुए हैं मैंने। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। एग्जामिनर कहता है इफ द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी इज सब्सिक्वेंटली पार्टीशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, द इनकम विच इज derived from such converted property as is received by the spouse of the transferor will be taxable। मेरे बेटा यहाँ पे सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 अप्लाई हो रहा है विच इज रिलेटेड टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 कहता है कि बंटवारे के बाद जो हिस्सा इंडिविजुअल के स्पाउस को मिलेगा, कौन सा इंडिविजुअल? वो इंडिविजुअल जिसने अपना एसेट ट्रांसफर करा था। तो बंटवारे के बाद इंडिविजुअल के स्पाउस को जो भी शेयर मिलेगा वो शेयर टैक्सेबल होगा इंडिविजुअल के लिए। और इसी प्रकार से अगर फैमिली के अंदर माइनर चिल्ड्रन है तो माइनर चिल्ड्रन को जो मिलेगा वो भी माइनर वाले प्रोविजन लगा देंगे, फादर या मदर हुसएवर हैज हायर इनकम। मेजर बच्चों को जो हिस्सा मिलेगा वो हिस्सा मेजर बच्चों के लिए ही टैक्सेबल करना है, लेकिन माइनर का और जो स्पाउस का है वो आप इंडिविजुअल की इनकम के अंदर आप क्लब कर सकते हैं। सेक्शन 64 सबसेक्शन 2। अब यहाँ पे माइनर बच्चे की बात तो हो नहीं रही, यहाँ पे सिर्फ स्पाउस की बात हो रही है। तो आपने क्या करना है? पॉइंट नंबर ए, एज द इनकम ऑफ कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, गलत है, कर्ता की इनकम ऐड नहीं होगा। एज द इनकम ऑफ स्पाउस ऑफ द ट्रांसफरर, ये भी गलत है। एज द इनकम ऑफ एचयूएफ तो वैसे ही डिजॉल्व हो गया तो फिर पार्टीशन हो गया, फिर तो मतलब ही नहीं बनता। तो आंसर है एज द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर member, that is D is the correct answer over here. Question number 125. Mr. Arav gifted a house property valued at 50 lakh rupees to his wife Geeta, who in turn has gifted the same to her daughter-in-law Deepa. The house property is let out at 25,000 rupees per month throughout the year SS period 23-24. Compute the income from house property and in whose hands the income from such house property will be chargeable to tax। थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से करना। पहले तो आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाल लीजिए। हाउस प्रॉपर्टी इनकम है 25,000 रुपीज़, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 लाख रुपये आ गया साल का। सेक्शन 24 क्लॉज ए में स्टैट्यूटरी डिडक्शन मिलेगा 30% का, लेस करके अमाउंट आ जाता है आपके पास 2,10,000 रुपये। तो 2,10,000 रुपये की इनकम है जिसकी आपने क्लबिंग करनी है। और याद रखिएगा जो प्रॉपर्टी की कीमत है 50 लाख रुपए, आपने प्रॉपर्टी की इस कीमत का कुछ नहीं करना। आज से लगभग 7-8 साल पहले एक कानून हुआ करता था विद नेम कॉल्ड वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स को अबॉलिश कर दिया बीजेपी सरकार ने। वहाँ पर ये था कि मकान की कीमत को हम लोग टैक्सेबल करते थे, लेकिन अब वेल्थ टैक्स तो कर नहीं रहे, तो इनकम टैक्स कर रहे हैं। तो उस मकान के ऊपर जो इनकम आ रही है 2,10,000 रुपये, आपने इसको टैक्सेबल करना है। अब ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है जहाँ पे 2 अलग अलग चैप्टर के प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं। आरव ने अपनी वाइफ गीता को मकान दिया था, अ हाउस गिफ्टेड टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। सेक्शन 27 का डीम्ड ओनरशिप का प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा एंड आरव विल बी अज्यूम्ड टू बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड हेंस इनकम इज टैक्सेबल फॉर आरव। लेकिन अब हुआ क्या कि गीता ने ये मकान आगे अपनी डॉटर इन लॉ को दे दिया, दीपा को दे दिया। तो जब एक इंडिविजुअल गीता अपने डॉटर इन लॉ को दे देगा तो वहां पे हम लोग सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 4 के प्रोविजन अप्लाई कर देंगे।
डॉटर इन लॉ वाले। तो होगा ये कि इनकम है 2,10,000 पे दीपा की। दीपा की इनकम आप ऐड करेंगे गीता की इनकम के अंदर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64(1) क्लॉज 4, और फिर गीता की 2,10,000 की इनकम को आप आरव की इनकम ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 27। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जी, जबरदस्त कंसेप्ट है, ध्यान से करना। यहाँ से एक बात मेरे को बड़े अच्छे से समझ आती है, मैंने आपको ये बात दिखाई हुई है, समझाई हुई है। अगर कोई इंडिविजुअल अपने माइनर बच्चे को, मैं रिपीट करता हूँ, अगर कोई इंडिविजुअल अपने माइनर बच्चे को कोई मकान की ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है तो वो इंडिविजुअल डीम्ड ओनर बन जाता है सेक्शन 27 में। और ध्यान रखिएगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो माइनर बच्चे ने कमाई होगी, वो माइनर बच्चे की इनकम को आप टैक्सेबल करेंगे किसके इनकम के अंदर? फादर की या मदर जिसने भी वो ट्रांसफर करा है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो क्या वहां पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 का 1,500 रुपये का एग्जामिशन मिलेगा? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 या क्लॉज 32 का जो 1,500 रुपये पर एनम पर साइड का एग्जामिशन है वो तब मिलता है जब क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई हो रहे हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64 सब सेक्शन 1A। लेकिन अगर सेक्शन 27 में क्लबिंग हो रही होगी तो वहां पे आपने प्रोविजंस को अप्लाई नहीं करना है। तो एक बहुत ज़रूरी बात, आपके काम की, आपके फ़ायदे की, एग्ज़ाम में आए या ना आए, रियल लाइफ में कहीं ना कहीं इसका यूज़ होगा और आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि 2,10,000 रुपये टैक्सेबल होगा, और वो 2,10,000 रुपये टैक्सेबल किसके लिए होगा? आरव के लिए टैक्सेबल होगा। तो आंसर आ जाता है बी। क्वेश्चन नंबर 126, मिस्टर अरविंद गिफ्टेड अ हाउस प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ मिस मीना एंड द फ्लैट टू हिज डॉटर इन लॉ। अगेन वही बात आ गई, अरविंद ने वाइफ को दिया, मीना को दिया, तो यहाँ पे सेक्शन 27 लगेगा, सेक्शन 27 लगेगा। और अपने डॉटर इन लॉ को दिया तो यहाँ पे सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 लगेगा। मिस सीता, जो डॉटर इन लॉ है उसका नाम है मिस सीता। बोथ प्रॉपर्टीज फॉर लेट आउट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो दोनों प्रॉपर्टी जो लेट आउट है, तो जो पैसा डॉटर इन लॉ ने कमाया वो अरविंद के लिए टैक्सेबल सेक्शन 64(1) क्लॉज 4 में। जो पैसा वाइफ मीना ने कमाया वो भी अरविंद के लिए टैक्सेबल, लेकिन सेक्शन नंबर 27 के हिसाब से। 4 ऑप्शन है, जरा पढ़ लेते हैं। इनकम फ्रॉम बोथ प्रॉपर्टी इज टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ अरविंद बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 64, गलत है, यहाँ पे वर्च्यू ऑफ 64 लिख दिया, इस वजह से गलत हो गया। Income from house property gifted to wife alone is to be included in the income of Arvind under section 64, ये भी गलत हो गया। Arvind is a deemed owner of the house property gifted to Mrs. Meena and Mrs. Sita. ना डॉटर इन लॉ के लिए डीम्ड ओनर थोड़ी रहा है, डीम्ड ओनर तो सिर्फ स्पाउस के लिए है। Arvind is a deemed owner of the property gifted to Meena, and income from house property gifted to Sita would be included in the income by virtue of section 64. Answer D is 100% correct. Question number 127. Examiner कहता है, on 20 अक्टूबर 2022, Pihu, a minor child, gets a gift of 20 lakh rupees from her father's friend. Father's friend is non-relative. तो non-relative को से माइनर को 20 लाख रुपए का गिफ्ट मिल रहा है। क्या ये 20 लाख रुपए का गिफ्ट माँ बाप की इनकम में ऐड होगा? आंसर इज यस, मदर और फादर हूसएवर हैज हायर इनकम। आगे करते हैं। ऑन द सेम डे द अमाउंट इज डिपॉजिटेड एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट इन पीहूज बैंक अकाउंट। On the said deposit, interest of 13,000 रुपये was earned during the assessment year 23-24, previous year 22-23. याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट भी माँ बाप की इनकम के अंदर ऐड हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर दोनों इनकम को आप ऐड कर दीजिए। 2 लाख रुपए को आपने ऐड किया 13,000 रुपये के साथ, तो टोटल जो अमाउंट आ गया वो आ गया 2,13,000। इस 2,13,000 रुपये से 1,500 रुपये का आप एग्जिबिशन दे देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2,11,500।
तो 2,11,500 रुपये की क्लबिंग होगी। कहाँ पे क्लब करेंगे? फादर और मदर whosoever has higher income। तो पीयू का पैसा 2,11,500 विल बी टैक्सेबल फॉर फादर और मदर whosoever has higher income। जरा पढ़िएगा पॉइंट नंबर ए, इनकम ऑफ 2,11,500 शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पीयूज फादर, नहीं। इनकम ऑफ 20,13,500 शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पीयूज फादर, नो। इनकम ऑफ 2,11,500 shall be taxable in the hands of Piyu's father or mother whose income before doing this clubbing is higher, बिल्कुल ठीक है। इनकम ऑफ 2,13,000 shall be taxable in the hands of Piyu's father or mother whose income before clubbing is higher, again the answer is wrong। कहीं पे कंसेप्ट गलत तो कहीं पे फिगर्स गलत, फिगर और कंसेप्ट दोनों ठीक है सी ऑप्शन में, तो सी इज द लास्ट आंसर। मॉक टेस्ट पेपर मई 2020 2 नंबर का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ मॉक टेस्ट के अंदर मई 2022 में 2 नंबर का। एग्जामिनर कहता है मिसेस शिवानी इज अ वाइफ ऑफ मिस्टर अनुराग इज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। अनुराग की बीवी है शिवानी और जो शिवानी है वो किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर है। ठीक हो गया? अनुराग की बीवी शिवानी, शिवानी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। हर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज 5 लाख रुपए टू द पार्टनरशिप फर्म एज ऑन 1 अप्रैल 22। 1 अप्रैल 2022 को शिवानी का कैपिटल है 5 लाख रुपए का पार्टनरशिप फर्म में, इंक्लूडिंग 3.5 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ गिफ्ट रिसीट फ्रॉम अनुराग। तो अनुराग ने 3.5 लाख रुपए का गिफ्ट दिया था, उस 3.5 लाख रुपए के अमाउंट को मिलाकर टोटल 5 लाख रुपए बना और 5 लाख रुपए पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टेड है 1 अप्रैल को। द फर्म हैज पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 रुपए एंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट 60,000 रुपए ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर। The entire interest has been allowed as a deduction in the hands of the partnership firm. What are the following? Which of the following statement is correct? Is correct? ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप फर्म इज एन एसएससी फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। तो पार्टनरशिप फर्म ने जो भी अपनी इनकम कमाई उस इनकम के ऊपर पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स पे कर दिया, और आफ्टर टैक्स इनकम या आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो बचा वो पैसा, वो प्रॉफिट, वो इनकम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्या पार्टनर से दोबारा टैक्स चार्ज करना चाहिए? आंसर इज नो। प्रॉफिट का पैसा पार्टनर के लिए दोबारा टैक्सेबल नहीं होगा, उसके ऊपर ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स पे कर दिया है, तो प्रॉफिट का पैसा तो एग्जेम्प्ट रहेगा। ये जो 60,000 रुपये प्रॉफिट का पैसा है, ये 60,000 रुपये प्रॉफिट का पैसा एग्जेम्प्ट रहेगा। अब क्या बचा? अब बचा 50,000 रुपये का इंटरेस्ट। 50,000 रुपये का इंटरेस्ट, ये जो 50,000 रुपये का इंटरेस्ट है, ये जो 50,000 रुपये का इंटरेस्ट है, ये तो टैक्सेबल होगा। लेकिन ध्यान रखना, इस 50,000 के प्रॉफिट को इंटरेस्ट को कमाने के लिए उसने टोटल 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, और उस 5 लाख में से 3.5 लाख रुपए अनुराग का पैसा था। तो जो प्रोपोर्शनेटली 35,000 रुपये का अमाउंट है वो भी अनुराग के लिए टैक्सेबल होगा। और शिवानी के लिए टैक्सेबल कितना करेंगे? शिवानी के लिए टैक्सेबल होगा 50,000 माइनस 35,000, दैट इज 15,000 आप शिवानी के लिए टैक्सेबल करेंगे। तो अब हमारे पास आंसर्स क्या आते हैं? पॉइंट नंबर ए, द शेयर ऑफ द प्रॉफिट इज एग्जेम्प्ट बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शिवानी। सारा का सारा तो टैक्सेबल नहीं है। देखते हैं ए से बेटर कोई आंसर है हमारे पास क्या? बी, the share of profit is exempt, but interest of 39,286 is included in the income of Anurag, and interest of 10,714 is included in the income of Shivani। गलत है, ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है, ये फिगर्स ही उल्टी सीधे फिगर्स पता नहीं कहाँ से आई है। सी, the share of profit is exempt, but interest of 35,000 rupees is included in the income of Anurag, and interest of 15,000 rupees is included in the income of Shivani। ये आंसर ठीक है। तो ए से बेटर है सी, तो मैंने सी को चूज कर लिया। डी पढ़ देता हूं एक बार। द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ 42,000 रुपीज एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 35,000 रुपीज इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ मिस्टर अनुराग। गलत है,
प्रॉफिट तो वैसे ही एग्जेम्प्ट आता है, तो आपने इस फिगर को इंक्लूड करना ही नहीं है, तो ये गलत है स्टेटमेंट। तो इस प्रकार से ये हो गया आपके पास 128 नंबर का क्वेश्चन, जो कि मॉक टेस्ट में आया 2 बार। नेक्स्ट आ जाओ, मॉक टेस्ट नंबर 2 मई 2021 का क्वेश्चन है 2 नंबर का। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, या मिलता जुलता क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ अभी मई 23 के मॉक टेस्ट के अंदर। एग्जामिनर कहता है पंकज गिफ्टेड एन अमाउंट ऑफ 3 लाख रुपए टू हिज वाइफ पिंकी एंड 2 लाख रुपए गिफ्टेड टू डॉटर रिंकी एज 20 ईयर्स ऑन 1st of April 2019। ये बड़ी ज़रूरी बात है कि अप्रैल 2019 है, ये बड़ी ज़रूरी बात है। Both Pinky and Rinky invested the same amount in the Government of India 11% taxable bonds. The interest accrue yearly and is reinvested in the same bonds. तो जब ये री इन्वेस्ट हो जाएगा तो जो इंटरेस्ट होगा वो सिंपल इंटरेस्ट ना होके वो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। तो मैंने इसका कैलकुलेशन आपको करके दिखाया है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 ऐसा इस वजह से क्योंकि अप्रैल 2019 में इन्वेस्टमेंट किया था, तो फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में 3 लाख का 11% के हिसाब से 33,000 रुपये मिलेगा। फिर ये 33,000 रुपये री इन्वेस्ट हो जाएगा तो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा 3,33,000 रुपये। तो 3,33,000 का 11% मिलेगा 36,630 रुपये। फिर ये भी री इन्वेस्ट हो जाएगा तो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा आपका 3 लाख प्लस 33,000 प्लस 36,630, तो टोटल हो जाएगा 369,630। इसका 11% का इंटरेस्ट निकाला हम लोगों ने 40,659। फिर ये पैसे भी इन्वेस्ट हो जाएगा तो कैपिटल आएगा हमारे पास 4,10,289, उसका 11% निकाला हम लोगों ने 45,132 का टोटल इंटरेस्ट आ गया करंट ईयर का। अभी जो टोटल इंटरेस्ट है 45,132, इस इंटरेस्ट के लिए टोटल कैपिटल कितना यूज हुआ? टोटल कैपिटल यूज हुआ 410,289, तो मैंने 410,289 से डिवाइड कर दिया। इस 410,289 के अंदर कितना पैसा उसका है, नाम क्या था, मैं नाम भूल गया, पंकज का कितना पैसा है? पंकज का पैसा 3 लाख रुपए का है। तो प्रोपोर्शनेट 3 लाख का जो इंटरेस्ट है 33,000 रुपये वो टैक्सेबल होगा पंकज के लिए। टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? 45,132 का टोटल इंटरेस्ट है। 33,000 रुपये हमने टैक्सेबल कर दिया पंकज के लिए, बाकी का इंटरेस्ट का पैसा 12,132 टैक्सेबल होगा किसके लिए? पिंकी के लिए। और यही हमारा आंसर भी है। आओ जरा देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पिंकी। पिंकी के लिए कितना टैक्सेबल करना है? पिंकी के लिए हमने टैक्सेबल करना है 12,132 रुपये, तो आंसर आता है बी। हमने बी अमाउंट को टैक्सेबल करना है। देन 129 के बाद क्वेश्चन नंबर 130 मॉक टेस्ट पेपर नवंबर 2021, 2 नंबर का क्वेश्चन था। एग्जामिनर कहता है मिस्टर विशाल स्टार्टेड अ प्रोप्राइटरी बिजनेस ऑन 1st of April 2021। पिछले साल बिजनेस स्टार्ट किया था विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपए। ही इंकर्ड अ लॉस ऑफ 1 लाख रुपए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। आपको अच्छे से याद है कि प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में ऐड करते हैं। अगर प्रॉफिट ऐड होता है तो इसी लॉजिक के हिसाब से हमारा लॉस क्या होगा? लॉस कैपिटल में से लेस हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास लॉस आ रहा है 1 लाख का, ये 5 लाख की कैपिटल में से आपने रिड्यूस कर देना है। टू ओवरकम दिस फाइनेंशियल पोजीशन हिज वाइफ मिसेस कामनी हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट गेव अ गिफ्ट ऑफ 4 लाख रुपए ऑन 1st of April 2022। तो टोटल कैपिटल कितने का है? 5 लाख स्टार्टिंग में था, 1 लाख का लॉस हुआ तो बचा 4 लाख, और उसके बाद 4 लाख रुपए और ऐसे है जो कंपनी से मिल गया। टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इज 8 लाख रुपए। एग्जामिनर कहता है दैट ही अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। व्हाट इज द अमाउंट टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस कंपनी फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। तो 2 लाख रुपए उसने टोटल कमा लिया।
इस 2 लाख को कमाने के लिए 8 लाख रुपए इन्वेस्टेड थे। इस 8 लाख के अंदर 4 लाख रुपए उसकी बीवी कामिनी का था, तो इसका मतलब 4 लाख रुपए का पैसा, 1 लाख रुपए का पैसा, 1 लाख रुपए का पैसा टैक्सेबल होगा विशाल के लिए, और 1 लाख रुपए का ही पैसा टैक्सेबल होगा कामिनी के लिए। तो आंसर हमारे पास क्या है, व्हाट इज अबाउट टू बी क्लेम्ड इन द हैंड्स ऑफ कामिनी। 1 लाख रुपए हमने कामिनी की इनकम के अंदर ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर आ गया आपके पास। 131 मॉक टेस्ट नंबर 1 मई 2022, 2 मार्क्स। एग्जामिनर पूछता है, मिसेस भावना इज वाइफ ऑफ मिस्टर सोनू हु इज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। हर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन वाज 10 लाख रुपए इन अ पार्टनरशिप फर्म as on 31st March 2022। तो पिछले साल के एंड में वाइफ ने टोटल 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसके अंदर 6 लाख रुपए का पैसा सोनू का है। On 1st of April 22, a further sum of 2 lakh rupees out of a gift received from Sonu. On 1st April 22, she further invested 2 lakh rupees out of the gift received from Sonu. The firm paid interest of 1,20,000 rupees and a share of profit of 1 lakh rupees during the financial year 2022-2023. The entire interest has been allowed as a deduction in the hands of the partnership firm. Which of the following statement is correct? ऐसा ही क्वेश्चन भी थोड़ी देर पहले किया था। Not exactly the same, but quite similar. Quite similar क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पहले किया था। सिमिलर क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था। तो अगर हम इसमें कैलकुलेशन करें तो वही वाली बात, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट तो एग्जेम्प्ट रहेगा, प्रॉफिट तो एग्जेम्प्ट रहेगा। अब जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसका आपने क्या करना है। इंटरेस्ट कितना मिला था साहब? जो इंटरेस्ट मिला था वो था 1,20,000 रुपये। ना दिस 1,20,000 का इंटरेस्ट वॉज ऑन द टोटल कैपिटल ऑफ 6 लाख तो ये था, और 6 लाख तो ओरिजिनल था, और साथ में 2 लाख रुपये और मिला, तो टोटल हो गया 8 लाख रुपये। और इस 8 लाख के अंदर जो सोनू का पैसा है वो कितना है? सोनू का पैसा है 6 और 2 8, नहीं तो 10 और 2 12, हाँ यहाँ पे आएगा 12 लाख से डिवाइड होगा और 8 लाख से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा साहब? ये अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 80,000 रुपये। इंटरेस्ट का पैसा 80,000 रुपये। अब जरा ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या है। पहला ऑप्शन, द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जेम्प्ट बट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिसेस भावना, गलत है। द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जेम्प्ट बट इंटरेस्ट ऑफ 80,000 रुपये इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ मिस्टर सोनू एंड द इंटरेस्ट ऑफ 40,000 रुपये इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ भावना, बिल्कुल ठीक है। The share of profit is exempt, but interest of 72,000 rupees is included in the income of Sonu, and interest of 48,000 rupees is included in the income of Bhavna. गलत है। The share of profit to the extent of 16,000 rupees and interest on capital to the extent of 72,000 rupees is includable in the income of Sonu. ये भी गलत है। तो हमारा आंसर B is the correct answer. Mock test paper number 2 ऑफ मई 2022, 2 नंबर का क्वेश्चन था। एग्जामिनर कहता है, मिस्टर राज मेक्स अ गिफ्ट ऑफ 25,000 रुपये टू हिज वाइफ मिसेस रमा ऑन 27th of March 2022. Mrs. Rama on 2nd of April invests 75,000 rupees, 25,000 out of the gift and 50,000 rupees of her own in a partnership firm as a capital, in which her total capital contribution in the firm. During the year ending March 23, she earns an interest of 12,000 rupees and salary of 1,20,000 rupees from the partnership firm. What would be the amount taxable, including in the total income of Mr. Raj for the current assessment year? यहाँ पे मैं CS शूट के आंसर से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। मैं CS शूट के आंसर से एग्री क्यों नहीं करता हूं, उसके पीछे रीज़न भी है। आप सबको याद है हम लोगों ने सेक्शन नंबर 3 का प्रोविजन करा था। सेक्शन नंबर 3 में प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन है और इसका प्रोविजन कहता है कि अगर आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करा है,
अगर आपने कोई नया प्रोफेशन सेटअप करा है या आपका कोई नया सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो रहा है, तो जिस तारीख पर आपने बिजनेस सेटअप करा, जिस तारीख पर आपका प्रोफेशन सेटअप हुआ, जिस तारीख पे नया सोर्स ऑफ इनकम आपका स्टार्ट हो रहा है, उस तारीख से आपका फर्स्ट प्रीवियस से स्टार्ट होगा। प्रोविजो और सेक्शन 3 वही कंसेप्ट लगाओ। इसने पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट किया 2 अप्रैल को, तो यहां पर 2 अप्रैल से इसका नया सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो रहा है। 2 अप्रैल विल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। इट्स नॉट कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर हमेशा 1 अप्रैल होगा, ऐसा नहीं होता। 1 अप्रैल की जगह 2 अप्रैल भी हो सकता है, जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर है। तो आप जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे वो उसी रेशियो में करेंगे जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले भी सिखाया। यहाँ पे अगर इंटरेस्ट है 12,000 का और सैलरी है 1,20,000 रुपये का, तो टोटल है 1,32,000 रुपये। इस 1,32,000 को आपने डिवाइड करना है और फिर आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, इसमें एक और कई बार स्टूडेंट्स का आर्ग्यूमेंट आता है। स्टूडेंट का आर्ग्यूमेंट ये आता है कि सर इंटरेस्ट को सिर्फ आप क्लबिंग के प्रोविजन में अप्लाई करो, सैलरी के लिए तो उसने खुद मेहनत करी होगी, सैलरी की क्लबिंग क्यों कर रहे हो? तो ये वाला लॉजिक भी बिल्कुल ठीक है कि सैलरी की क्लबिंग नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ऐसा ही कुछ किया। मैंने यहाँ पे राज का इंटरेस्ट तो टैक्सेबल किया, इंटरेस्ट 12,000 का तो टैक्सेबल किया, और मैंने सैलरी का भी अमाउंट टैक्सेबल कर दिया प्रोपोर्शन बेसिस पे। हालांकि एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ये बन सकता है कि साहब ये जो आपका सैलरी का पैसा है, इस सैलरी के पैसे को आप क्लब मत करो, ये सारा का सारा पैसा टैक्सेबल होना चाहिए मिसेस रामा के लिए, क्योंकि वो मेहनत करके ये पैसा कमा रही है। बट सी इंस्टीट्यूट ने तो ये कह दिया कि साहब आप कभी इसकी क्लबिंग करेंगे ही नहीं। ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है, ऐसा नहीं है, क्लबिंग तो हम लोग फिर भी करेंगे ही करेंगे। देन नवंबर 22 मॉक टेस्ट का क्वेश्चन था। नवंबर 22 2 नंबर का मॉक टेस्ट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन काफ़ी हद तक वैसे ही था जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया। पंकज है, उसने गिफ्ट दिया है 3 लाख रुपए अपनी वाइफ निक्की को और 2 लाख रुपए अपनी बेटी पिंकी को, जिसकी उम्र 20 साल की है। 20 साल है तो मेजर है, तो वो माइनर वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। और ये किया है उसने अप्रैल 2019 में। दोनों निक्की और पिंकी जो है उन्होंने ये पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, जिसके ऊपर 11% का इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट हर साल एक्रू होगा, लेकिन वो री इन्वेस्ट हो जाएगा बॉन्ड्स के अंदर। आपने बताना है कि कितना पैसा निक्की के लिए टैक्सेबल होगा। तो ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवा दिया। सेम क्वेश्चन ही है, लगभग सेम क्वेश्चन है, तो दोबारा करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, दोबारा करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रही है मॉक टेस्ट नंबर 1 ऑफ मई 2023 एग्जामिनेशन 2 नंबर का, जो मार्च में मॉक टेस्ट हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। एग्जामिनर कहता है मिसेस अर्चना इज वाइफ ऑफ मिस्टर राज। अर्चना राज की धर्मपत्नी है और स्टार्ट किया है अपना बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑन 15 मई 2022। शी इन्वेस्टेड 5 लाख रुपए इन द बिजनेस ऑन 15 मई 2022 आउट ऑफ द गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम हर हस्बैंड मिस्टर राज। राज ने कुछ गिफ्ट किया था, उसमें से 5 लाख रुपए अर्चना ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। शी फर्दर इन्वेस्टेड 4 लाख रुपए फ्रॉम हर ओन सेविंग्स ऑन 15 दिसंबर 2022। 15 दिसंबर 2022 को उसने 4 लाख रुपए अपनी तरफ से और इन्वेस्ट कर दिया। शी अर्न प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 रुपये। तो आसान हो गया, 1,50,000 का प्रॉफिट है ऑन द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, ऑन द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 लाख रुपए। एंड इस 5 लाख के अंदर 5 लाख रुपए ही राज का था, तो सारा का सारा 1,50,000 रुपये आप राज के लिए टैक्सेबल कर देंगे, और जो वाइफ है अर्चना उसके लिए आप टैक्सेबल करेंगे 0। वाइफ के लिए टैक्सेबल होगा 0, और ऐसा ही नीचे आंसर में भी होगा। द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 रुपये इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ रचना। अच्छा, ये 1.5 लाख रुपये का क्या था? 1.5 लाख का प्रॉफिट था क्या?
हाँ, शी अर्न द प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख, ठीक है। तो ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है, हाँ प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ठीक है। तो 1.5 लाख रुपये का सारा पैसा राज के लिए टैक्सेबल होगा। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ दिस अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ राज एंड दिस अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ अर्चना, बकवास है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ दिस इज इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ राज एंड दिस इज इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ अर्चना, ये भी बकवास है, ये भी बकवास है, ऐसा नहीं होगा। द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 रुपये इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ राज, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ए बी सी तीनों गलत एंड डी इज द करेक्ट आंसर। देन आरटीपी मई 2019 का क्वेश्चन था। एग्जामिनर कहता है कि राम नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास 500 डिबेंचर्स हैं 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के इशू किए हुए डिबेंचर्स हैं ऑफ 500 रुपये ईच। तो फेस वैल्यू जो है वो 500 रुपये की है, तो 500 रुपये की फेस वैल्यू है, 500 डिबेंचर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, डिबेंचर इशू करे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। Annual interest of 37,500 was declared on these debentures for the current assessment year. He transfers the interest income to his friend Sham without transferring the ownership of these debentures. Section number 60 apply हो जाएगा। The transfer of income without the transfer of ownership of the asset, तो ये इनकम ट्रांसफरर के लिए आप टैक्सेबल करेंगे। हमारे केस में ट्रांसफरर कौन होगा? ट्रांसफरर होगा राम, तो ये पैसा राम के लिए आप टैक्सेबल कर देंगे। While filing ITR for the current assessment year, Sham has shown 37,500 as his income from debentures. As a tax advisor of Sham, do you agree with the tax treatment done by Sham in his ITR? Answer is big no, we do not agree. Since this is not the income of Sham, this will be the income of Ram. यही चीज यहाँ पे पॉइंट नंबर ए। Yes, since interest income was transferred to Sham, therefore after the transfer it will become his income, बकवास, ऐसा नहीं होता। No, since Ram has not transferred debenture to Sham, interest income of debenture is not taxable for Sham, 100% ठीक, बी स्टेटमेंट ठीक, इसका मतलब सी और डी स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। तो मेरे बेटा इस तरीके से मैंने आपके साथ यहाँ पे क्लबिंग ऑफ इनकम के भी एमसीक्यूज डिस्कस कर दिए हैं। आने वाली कुछ क्लासेस के अंदर बाकी के चैप्टर, छोटे बड़े सारे चैप्टर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। बाय बाय।